पिछली वीडियो में हमने मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट्स को अफेक्ट करने वाले लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन पुरुषों के काउंट्स कम होते हैं वो लोग क्या खा सकते हैं, क्या खाने से वे स्पर्म काउंट्स में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और जिनके काउंट्स कम होते हैं उनको क्या नहीं खाना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा के गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। तो रजत, आप बताइए, आज ये पुरुषों में अगर काउंट्स बढ़ाने हैं तो किस तरह का खाना खाना चाहिए, और थोड़ा हमको डिटेल में बताइए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मतलब हम लोग टॉपिक ही ये है कि क्या डाइट लेने से स्पर्म काउंट्स बढ़ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो मैं 4 चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। शुगर इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। मीठा नहीं खाना चाहिए। शुगर जो होती है, रिफाइंड शुगर होती है, बेसिकली बॉडी में तुरंत ग्लूकोज राइज करती है, इंसुलिन स्पाइक करती है और बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस करती है, हार्मोनल चेंजेस करते हैं। एक मैं जनरल बता रहा हूँ, कोई भी मैदा की आइटम, रिफाइंड फ्लावर जो होता है वो नहीं खानी चाहिए। टोस्ट, बिस्किट, पिज़्ज़ा, पानी पूरी, समोसा, फरसान, मैगी, पेस्ट्री, केक, ब्रेड, पास्ता और पोटैटो नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड शुगर होता है। और मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस में बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 15% लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, जिसके कारण भी स्पर्म काउंट्स कम होते हैं। अब सवाल ये आया कि इतनी सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो उसके बाद लोग पूछते हैं कि खाए क्या फिर। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। हमको जो हमारे एंसेस्टर्स डाइट लेते थे, हमको वो डाइट खाना है। प्लांट रिच्ड डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए। जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां हैं वो खाएं, जितने भी प्रकार के फ्रेश फ्रूट्स हैं वो खाएं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जनरलाइज पैटर्न है कि हम लोगों को ये खाना चाहिए। अब हम लोग एक एक आइटम के बारे में बात करेंगे। हमको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट किस में मिलता है? जब हम लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे तो हमको ऐसा बोला गया था, कोई भी लाल चीज़ हो, कोई भी ऑरेंज चीज़ हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। लाल चीज़ मतलब टमाटर, लाल चीज़ माने बीट, येलो चीज़, ऑरेंज चीज़ माने पपीता, पाइनएप्पल। मतलब आप मोस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स को उनके रॉ फॉर्म में अगर खाएंगे तो हमको इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा हमको होल व्हीट या होल ग्रेन्स खाने हैं और वो फाइनली प्रोसेस नहीं होने चाहिए। मतलब जब हम लोग आटा खा रहे हैं तो मिक्स्ड आटा होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हीट कम होना चाहिए, बाकी मिलेट ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा दरदरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। शुगर कोई भी फॉर्म में हमको अवॉइड करना है। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है तो मैन मेड स्वीट मत खाएं, गॉड मेड स्वीट खाएं। भगवान ने हमको मीठा में फ्रूट्स बनाया है, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। एक दिन में 2 से 3 सर्विंग होना चाहिए। एक सर्विंग का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स होना चाहिए। आप क्या ऐड करेंगे इसमें? जी, बहुत अच्छा आप बताते जा रहे हैं, और आपने जो बताया है उससे मुझे ये लाल और कलर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा है कि आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए। और गॉड मेड चीज़ें जैसे हमारे लाल लाल टमाटर, लाल बीटरूट, गाजर हो गई हमारी, इसके अलावा हमारे संतरे, पपाया, पपीता, मौसम्बी, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें, अनार के दाने वो भी हमारे लाल लाल है, ये सारे ही स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में एक बहुत मेजर इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसको आप चबा के खाएंगे तो वो फाइबर देगा, पेट भरा भरा लगेगा, पेट अच्छे से साफ भी करेगा। और अगर आप चाहें तो इसको वेजिटेबल्स और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके एक फ्रेश स्मूदी या जूस जैसा बना के भी इसको ले सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि हमने एंटीऑक्सीडेंट बोला। पहले आप ये बोलो कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की क्यों ज़रूरत है? क्या बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो आरओएस जो सिक्रेट करता है उसके कारण स्पर्म डैमेज होता है? और एक एक चीज़ जैसे हमने बताई कि टमाटो लाल होता है तो उसके अंदर कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है, गाजर के अंदर क्या होता है, पपीता के अंदर क्या होता है, क्योंकि वही चीज़ हम लोग अल्टीमेटली मेडिसिन के फॉर्म में भी देंगे। आप उनको थोड़ा सा आप ये बताओ। जी, एक्चुअली ये जो बार बार हम जीवन शैली और लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि आजकल क्या हो रहा है कि जो फार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से दवा प्लांट्स को ग्रो करा जा रहा है, फसल बनाई जा रही है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। और ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं हाई क्वांटिटी में भी डाले जाते हैं, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अभी हम आर्टिफिशियली नए नए बना रहे हैं जो हमारे फूड में आ रहे हैं और इससे वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप डिओड्रेंट्स है,
परफ्यूम्स हैं, सेंटेड सोप्स हैं, कोई भी इस तरह का उपयोग करते हैं तो वो भी हम इनहेल कर रहे हैं, बार बार बॉडी में जा रहा है। अगेन ये सारी चीज़ों से क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ROS जनरेट होता है। ऐसे ही हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ मसाले वाला खा रहे हैं, तो इसमें भी यही सब मिल रहा है। तो बॉडी में बार बार ये ROS जनरेट हो रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिससे बॉडी को फाइट करना पड़ रहा है। और अगर आप एडिक्वेट एंटीऑक्सीडेंट डाइट नहीं लेते हैं तो बॉडी इसको फाइट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, वज़न बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, सूजन आती है। ये सारी चीज़ अंदर से सेलुलर लेवल पर डैमेज करती है और बाद में वो कई बार जब बच्चा नहीं रुकता है तो स्पर्म काउंट्स उनके कम हो रहे, ये देखने में आता है। ये सारी चीज़ें जैसे सपना ने बोली, पेंट्स हो गए, पेट्रोल हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, इनको हम लोग प्लास्टिक का यूज़ हो गया, इनको VOCs बोलते हैं। ये VOCs क्या काम करते हैं, बॉडी में एंडोक्रिन डिसरप्टर की तरह काम करते हैं, बॉडी में हार्मोन्स को ऊपर नीचे करते हैं। और जो हार्मोन्स मेन स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने के प्रोसेस में काम करते हैं, FSH LH, उनको उनका लेवल ऊपर नीचे करते हैं, जिसके कारण स्पर्म काउंट्स घट बढ़ते हैं। जैसे टमाटर में हमको लाइकोपिन मिलता है, गाजर में हमको आयरन मिलता है, वो बीट रूट में बीटा साइनिन मिलता है। ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमको लगभग ये सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं। सपना ने स्मूदी बोला, स्मूदी फिर भी अच्छा है, लेकिन इन सारी चीज़ों का जूस हमको थोड़ा सा स्पेशली फ्रूट्स का अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स का जूस ले सकते हैं, बट बेस्ट थिंग इज़ कि हम लोग अगर उसको प्रेफरेबली रॉ फॉर्म में खाएं, सैलेड फॉर्म में खाएं तो बेहतर रहेगा। जी, तो ये तो हमने कुछ बात करी कि भाई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमको क्या खाना है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा स्पेसिफिक थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कौन सा फ्रूट बेस्ट है स्पर्म के लिए। देखिए, बेरीज, कोई भी फॉर्म के बेरीज, स्ट्रॉबेरी हुआ, चेरी हुआ, ब्लूबेरी हुआ, मतलब कोई भी बेर आपको सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और नंबर 2 पे है बनाना। बनाना के अंदर ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के, मैग्नीशियम भी होता है और ब्रोमेलिन भी होता है, जो स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में मदद करता है। ट्राई करें कि 1 to 2 मैक्सिमम, मीडियम साइज़ बनाना हो तो 2 पीस, या फिर लार्ज साइज़ बनाना हो तो 1 पीस पर डे। ये 2 सबसे बेस्ट फ्रूट्स होते हैं। जी, तो ये तो हमारी फ्रूट्स की बात हुई। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ कि ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं, तो जिनको काउंट्स बढ़ाने, तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो उनको अवॉइड करना चाहिए। साइकिलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग करते टाइम पे बार बार टेस्टिकुलर माइक्रो ट्रॉमा होता है, टेस्टिस के अंदर थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। स्विमिंग बहुत अच्छी है, मिनिमल रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज अच्छी है, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग्स, रनिंग, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी है। हैवी वेट लिफ्टिंग भी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, आपकी बॉडी में फिर से स्ट्रेस, गुड हार्मोन्स को बढ़ाती है, हार्मनी ऑफ हार्मोन्स को बढ़ाती है, आपको खुश रखती है और ओवरऑल आपके बॉडी से स्ट्रेस को कम करती है। अभी मैं अगले पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि आजकल ये ड्राई फ्रूट के बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि अगर बच्चा नहीं रुक रहा है या इवन बच्चा रुकने के बाद भी ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें। अच्छे हैं ड्राई फ्रूट्स के अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, बहुत मतलब पावर पैक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सुपर फूड बोलते हैं हम लोग उनको। लगभग सारे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, तो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम ये है, सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट अगर किसी को लेना है स्पर्म काउंट्स बढ़ाने के लिए, तो है वो अखरोट, वॉलनट और बादाम। अब मुट्ठी भर के एक कटोरी नहीं लेना है, 2-4 पीस दिन के ले सकते हैं, प्रेफरेबली सोक्ड अगर होंगे तो बेस्ट रहेगा। जी, और जैसे आपने अखरोट और बादाम की बात करी, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है और ख़ास तौर से वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा ज़्यादा रोल रहता है। तो मूंगफली के दाने, सिके हुए चने, और कई बार ये हमारे सीड्स होते हैं, जैसे तिल हो गए, तल हो गए, सेसमी सीड्स हो गए हैं, फिर आजकल मेलन सीड्स आ गए हैं। तो ये सब भी, इनमें बहुत अच्छा गुड ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बॉडी में गुड फैट बनाते हैं। बेसिकली स्पर्म्स के लिए, जो स्पर्म्स अच्छे बने उसके लिए हमारे पास अच्छे हार्मोन्स की ज़रूरत है, और अगर हम गुड फैट लेते हैं तो उससे गुड हार्मोन बनते हैं, क्योंकि हार्मोन्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और चर्बी से ही बनते हैं। जो स्पर्म का अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, तो जो उसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो लाइपोप्रोटीन से बनती है, लिपिड प्लस प्रोटीन।
और उस लाइपोप्रोटीन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए जो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो स्पर्म को डैमेज करते हैं, अगर वो उस मेम्ब्रेन को डैमेज करें तो उसके लिए ये सीड्स बहुत काम के आते हैं। कोई भी सीड आप ले लें, खरबूजे के सीड, तरबूज के सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारे काम करते हैं। कोई भी प्रकार का सीड आप ले सकते हैं। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि जो लोग अंडा खाते हैं उनको अंडा खा सकते हैं, और अंडा में क्या वो, बहुत सारे लोग पूछते हैं येलो खाएं नहीं खाएं, वज़न ज़्यादा है तो उससे क्या होगा? देखिए, एग अगर जो लोग खाते हैं, एग अपने आप में कंप्लीट फूड की तरह है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे गुड प्रोटीन होते हैं और इसमें फैट भी होता है। लेकिन कई बार क्या है, अगर ग्रॉस ओबेसिटी है, आप वज़न लूज़ करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा कैलोरीज पे भी हमको ध्यान देना पड़ता है। एग एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये डेफिनेटली खाना चाहिए, और कम्प्लीटली अगर वन एग खा रहे हैं तो उसको पूरा ही खाना चाहिए। अच्छा, हमने अल्कोहल के बारे में बात किया, सिगरेट के बारे में बात किया। बहुत सारे लोगों को चाय और कॉफ़ी की बहुत सारी आदत होती है। तो क्या जो लोग टी एडिक्ट्स होते हैं या बहुत सारी कॉफ़ी पीते हैं, उसका कुछ फ़र्क पड़ता है स्पर्म काउंट्स में? उनको क्या करना चाहिए? ये तो आप बहुत ही अच्छा पॉइंट ले आए कि हमारे इंडिया में चाय, मतलब दिन की शुरुआत तो चाय से ही होती है कि भाई बेड टी आ जाए बस गरम गरम। तो चाय का ऐसा है कि जो आदमी लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, लगभग 8 से 10 घंटे बाहर काम कर रहे होते हैं, और कई बार ये जो बिजनेस में या ऑफिस जॉब्स होते हैं तो बार बार कहीं किसी भी लोगों से मिलते हैं, तो वो एक प्रचलन से आता है कि भाई साहब आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। तो ये चीज़ हमारी लाइफस्टाइल को एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो हमको लाना चाहिए कि भाई चाय अगर कॉफ़ी पीना भी है तो दिन में 2 बार पी सकते हैं, 2 कप्स पर डे, और वो भी मिनिमल क्वांटिटी में। बार बार हर 2-2 घंटे में चाय कॉफ़ी पीना डेफिनेटली बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपकी जो थर्स्ट है, आपको जो प्यास लग रही है, उसको कम करता है। चाय कॉफ़ी डायूरेटिक होते हैं, वो शरीर से पानी को बाहर निकालता है, डिहाइड्रेट करता है, आपकी भूख को कम करता है, और आपकी बॉडी में जिस समय पानी जाना चाहिए था, शायद नारियल पानी आपको लेना था, शायद आपको नींबू पानी लेना था, वो उस समय आप बार बार चाय पी रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मेजर चेंज है जो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, पेशेंट को सेंसिटाइज करते हैं कि अगर आपको लेना भी है तो दिन में 2 बार की आदत डालिए, उससे ज़्यादा आप टोटली ना बोलिए। उसकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं, उसकी जगह आप गर्म पानी पी सकते हैं, नारियल पानी या नींबू पानी जैसे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब चाय के अंदर टैनिन होता है, कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है तो अल्टीमेटली वो निकोटीन के भाई बहन ही, जैसे वो भी वाजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। अच्छा, चाय लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि चाय पीने से हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। उसका मैकेनिज़्म क्या है, जब चाय पीते हैं तो वो चाय पीने के या कॉफ़ी पीने के बाद ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको वाजो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ब्रेन का सप्लाई हल्का सा कम होता है। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लगता है तो ब्रेन थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। जब हम लोग हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप चाय कॉफ़ी पीना कम करें, तो तीसरे दिन वो लोग कंप्लेन के साथ आते हैं कि सर हमने बंद कर दिया तो हमको हेडेक होना चालू हो गया। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इसलिए जब भी चाय कॉफ़ी बंद करें तो धीरे धीरे करके करें। अगर आप 100 ml या 150 ml चाय पीते हैं तो हर रोज़ 5-10 ml कम करके ओवर ए पीरियड ऑफ 15-20 डेज कम करें। और जैसा सपना ने बोला कि आप ग्रीन टी, लेमन टी, जिंजर टी जो भी पीना है, बेसिकली हमको माइंड को एक कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया है कि चाय कॉफ़ी पीने से हम लोग हेल्दी होंगे। हमको कुछ भी हॉट बेवरेज लेना है वो टाइम पे प्रेफरेबली विदाउट शुगर, प्रेफरेबली विदाउट मिल्क हो तो बेहतर रहे। तो ये था हमारा डाइट के ऊपर, और इसमें हमने लगभग सभी हरी सब्जियां, फ्रूट्स और चाय कॉफ़ी से रिलेटेड बात करी। और एक और चीज़ होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम एक दही की बात करते हैं, दही हुआ, छाछ हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक होता है। आजकल गट माइक्रोबायोटा की बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक्स है, जो मोटा अनाज है, मोटा फाइबर है, सलाद है, फ्रूट्स है, ये सब हमारे डाइजेशन और पाचन को सुधारते हैं और हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे नेचुरल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो ओवरऑल बॉडी की हेल्थ और हॉर्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारी ही चीज़ें मिलके स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। बट ये हर दिन करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा। कोई भी इसमें शॉर्टकट या मैजिक बुलेट का कोई रोल नहीं है। आप एक कुछ टेक होम मैसेज दे दीजिए। ये आपने जो दही की बात की वो प्रोबायोटिक्स होता है। ये जैसा आपने बोला अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, मैं इसको बोलता हूँ ये इंडियन आर्मी होते हैं जो हमको फॉरेन आर्मी से बचाते हैं। प्रोबायोटिक्स के साथ साथ हमको प्रीबायोटिक्स भी लेना चाहिए, तो ताकि वो बॉडी में हमारा
बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा नॉर्मल रख सके। और प्रीबायोटिक जैसा हमने आगे बात किया, हमको सैलड्स में मिलते हैं, सारे प्रकार के सैलड्स। हमने कच्ची पत्ता गोभी खा ली, हमने ये गाजर खा ली, बीट खा ली, ककड़ी खा ली, पालक खा लिया, टमाटर खा लिया। इस सारी चीज़ों में प्रीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी चीज़, अगर किसी को बार बार हेडेक होता है, वो बार बार क्रोसिन या सेरिडोन लेता है, या फिर किसी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, बार बार उसको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उससे भी स्पर्म काउंट्स पे फ़र्क पड़ता है? और अगर है तो क्या उसको लेना बंद कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी। देखिए, लंबे समय तक अगर कोई भी मेडिसिन का इंटेक होता है तो वो भी अफेक्ट करता है। इसलिए कई बार हम गुड एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी देते हैं, साथ में उनको काउंसलिंग भी करते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए सिर्फ दवा ही उसका इलाज नहीं है, उसके साथ उनको वो माइक्रो एक्सरसाइजेज और एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। हमने इस सेशन में स्पर्म काउंट्स बढ़ाने के लिए डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं, सबके बारे में बात की। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, आप हमको डीएम करके चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।